अच्छा जी, इसके बाद जो लेक्चर्स अपलोड किए गए, दो लेक्चर्स आर अराउंड दिस एरिया ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये बेसिकली आपने कैफ में कॉस्टिंग में ब्रेक इवन एनालिसिस जो पढ़ा है उसकी एप्लीकेशन है फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने इसका जिक्र किया था। सेंसिटिविटी एनालिसिस और इसका पूरे टॉपिक का नाम है एंड मिसिंग फिगर्स। इसमें हम मिसिंग फिगर्स के टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं इसी टॉपिक के अंदर, राइट। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस इज बेसिकली अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। जब आप किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल दी, लेट्स से एनपीवी पॉजिटिव आ गई, दैट्स, और आप कह रहे हैं कि अब मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ इट। Even before you start the project, you would like to run something which is called risk management, right? हमने इसके गिर्द थोड़ी सी डिस्कशन की थी। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया है बिफोर आई स्टार्ट दिस। सर, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम बिग मशीन्स लिमिटेड दैट व्हाई वी हैव नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन इन ईयर 4। Why we have not charged depreciation in year 4। मैं बिग मशीन के क्वेश्चन को ले लेता हूँ, हम ले भी सकते हैं और करेंगे तो टैक्स WDV कम हो जाती है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं सेंसिटिविटी पे आता हूँ। बिकॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ these webinars is actually to answer your questions। अच्छा जी, बिग मशीन्स के मैं क्वेश्चन पे आ गया। इसमें अब मैं ये रीड कर रहा हूँ बेटा, ये आपका जिसका भी क्वेश्चन है, नम्रा शायद आपका क्वेश्चन है ये, इसका सेकंड पैराग्राफ मैं रीड कर रहा हूँ बिग मशीन्स का। आप जरा ऐसे देखिए। Acquiring and operating the crane would not be expected to affect the company's working capital requirements. For present purposes, it should be assumed that crane would attract a 25% reducing balance tax allowance in the year of acquisition and every subsequent year of its being owned by the company, except the last year. In the last year, the difference between crane's WDV for the tax purpose and its disposal proceeds, यानी difference between tax WDV and disposal proceeds, जिसे tax gain or loss कहते हैं, is expected to be treated as an additional relief if the disposal proceeds are less than the tax WDV। अगर disposal proceeds कम है तो tax loss आ जाएगा, आपको relief मिल जाएगा। और बी चार्ज टू द कंपनी, यानी आपका गेन होगा तो चार्ज हो जाएगा इफ द डिस्पोजल प्रोसीड्स आर मोर देन द टैक्स WDV। तो वो क्वेश्चन चूंकि स्पेसिफिकली कह रहा है कि लास्ट ईयर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बजाय सिर्फ गेन और लॉस करेंगे, तो पहली बात तो ये हो गई कि इसलिए हमने आखिरी साल में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। इज दैट ओके नम्रा? पहली बात तो ये हो गई। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, अगर हम कर भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कैलकुलेशन पे। क्यों? क्योंकि लेट सपोज करें मैं कोई एक एसेट, ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं, आपका एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है जी। अब आपका यहां पे कोई एक रेट ले लेता है, जो टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट क्या है 25%, ठीक है जी। आपका टैक्स डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 25%, और मैं यहां एज्यूम कर लेता हूं लाइफ इज 4 years, और डिस्पोजल प्रोसीड्स कोई भी एक फिगर अज्यूम कर लेते हैं, वॉट एवर यू फील इज राइट। लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूं 30, राइट। अब क्या होगा, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो मुझे फिगर्स कैलकुलेट करके बताएं। अगर मैं 4 साल पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दूं और आखिर में गेन और लॉस बुक करूं, या 3 साल तक चार्ज करके आखिर में गेन और लॉस बुक करूं, आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टैक्स डेप्रिसिएशन पहले साल आएगी एट द रेट ऑफ 25%, यहाँ 25 आ गई, राइट। फिर क्या करेंगे आप, फिर अगले साल इसका 75% होगी, राइट। 1 माइनस द डेप्रिसिएशन परसेंटेज करते हैं हम, 0.75 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे फिगर्स बताते जाएं।
25 इंटू 0.75 इज 18.75। फिर क्या होगा, फिर इसका 75% इंटू 0.75 इज 14.1%। अब मैं आखिरी साल भी डेप्रीसिएशन अप्लाई कर देता हूँ इंटू 0.75, तो ये बन गया 10.5, राइट। 10.6 कर दें। अब जब मैं टैक्स गेन और लॉस अप्लाई करूंगा तो मैं कहूंगा मेरी डिस्पोजल प्रोसीड्स $30 और टैक्स WDV क्या बन गई, टैक्स WDV बनेगी। अब मैं कहूंगा मेरी टैक्स WDV वुड बी 100। मैंने 4 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज की है, तो द पावर इज 4, तो 100 इंटू 0.75 x/4, तो ये बन गई 31.6। तो इफेक्टिवली टैक्स लॉस आ गया कितना, 1.6 का। यहां तक आप कैलकुलेशन में मेरे साथ हैं तो ओके करें। जी अच्छा, अब अगर हम टैक्स लॉस निकालते हैं और यहां रखते हैं 1.6 का, ठीक हो गया जी। तो अब आखिरी साल में आपका टोटल नेगेटिव इम्पैक्ट कितना आ गया, 12.2 हो गया, 10.6 प्लस 1.6, राइट। अब आइए, अगर हम ये ना करें, हम 4 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बजाय हम 3 साल तक डेप्रिसिएशन चार्ज करें और चौथे साल में हम ले लें सिर्फ टैक्स गेन और लॉस, तो हमारी टैक्स डेप्रिसिएशन की फिगर 3 साल तक तो वही रहेगी, 25, 18.75, 14.1, इस पे तो कोई फर्क नहीं आया। अब आखिरी साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम टैक्स लॉस निकालेंगे तो अब हम कहेंगे डिस्पोजल प्रोसीड्स इक्वल टू 30, राइट, टैक्स WDV। अब जब WDV कैलकुलेट करेंगे तो कहेंगे 101 माइनस 25% पावर 3। अब डेप्रिसिएशन हम सिर्फ 3 साल तक की क्लेम कर चुके हैं, ऐसा ही है। तो अब अगर आप देखें 100 इंटू 0.75 पावर 3, तो ये बन गया 42.2। तो कितना लॉस आ गया, 12.2 का टैक्स लॉस आ गया। तो यहां हम टैक्स लॉस बुक करेंगे 12.2। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट 12.2 है। यहां वो ब्रेक हो गए, कुछ डेप्रिसिएशन कुछ टैक्स लॉस की फॉर्म में आ गया, यहाँ पूरा का पूरा टैक्स लॉस की फॉर्म में आ गया। क्योंकि देखें अल्टीमेटली आपको मिलनी क्या है, आपको मिलनी ये जो 100 है इसकी कॉस्ट मिलनी है ना, मुख्तलिफ टुकड़ों में मिल रही है, कुछ डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, कुछ आखिर में टैक्स WDV की फॉर्म में। ना इससे कुछ 1 रुपया कम मिलेगी, ना इससे 1 रुपया ज्यादा मिलेगी। जितनी डेप्रिसिएशन की फॉर्म में चार्ज हो गई, बैलेंसिंग मिल जाएगी आपको टैक्स WDV की फॉर्म में। अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुई है तो बैलेंसिंग पोर्शन आपको टैक्स WDV में मिल जाएगा। तो आपका फाइनेंशियल इंपैक्ट कोई भी नहीं है। चूंकि उस क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफिकली कहा कि लास्ट ईयर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज ना करें और सिर्फ लॉस और गेन की कैलकुलेशन करें, तो हमने ये कर दिया। वरना अगर हम चार्ज कर भी देते तो क्वेश्चन की NPV पे यानी कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। आई होप इट्स सफिशिएंटली क्लियर नाउ नम्रा। जी, किसी और का कोई भी क्वेश्चन हो यहां तक तो मुझसे पूछिए प्लीज, बिफोर आई स्टार्ट सेंसिटिविटी नाउ। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। किसी के भी जहन में कोई और क्वेश्चन है यहां तक तो मुझसे डिस्कस कीजिए। जी सलमान साहब, हमाद साहब, कोई क्वेश्चन है तो बताइए।
एंड इफ देयर आर नो क्वेश्चंस तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आइए हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स के टॉपिक की। अच्छा जी, मैं ये बात कर रहा था कि सेंसिटिविटी एनालिसिस एक्चुअली अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। देखिए ये जो आपने एक प्रोजेक्ट का अप्रेजल कर लिया ना, अब बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट तो रिस्क मैनेजमेंट कह लें उसके कुछ, या प्रोजेक्ट की फर्दर एनालिसिस के कुछ तरीके हैं। एक तो बेसिक एनपीवी आ गई, अब एनपीवी बेसिक पॉजिटिव आ गई जब आपने बेसिक कैलकुलेशन की। बिफोर यू एक्चुअली वेंचर, इफ इट्स अ हाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है या एक बड़ा लंबा प्रोजेक्ट है, तो फिर आप सिर्फ एक बेसिक कैलकुलेशन पर रिलाई करके, और ऐसा नहीं करते बस अब आंख बंद करके प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। यू डू समथिंग विच इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट के अपने कुछ टूल्स अप्लाई करते हैं, जिसे आप कहते हैं पहली चीज़ जो है वो है सेंसिटिविटी, जिसका हम जिक्र करेंगे, जिसको मैं कह रहा हूँ इज वेरी सिमिलर टू योर ब्रेक इवन एनालिसिस। फिर इसकी नेक्स्ट लेवल होती है जिसे हम कहते हैं सिनेरियो एनालिसिस प्रैक्टिकली, और फिर आखिर में आप और उसको डिटेल में चले जाएं तो मॉन्टी कार्लो या सिमुलेशन एनालिसिस कहलाता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में, जिसमें आप डिफरेंट मल्टीपल सिनेरियोज एक्चुअली बना के और उस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। आप मुख्तलिफ वेरिएबल्स की डिफरेंट अजम्पशंस ले लेते हैं। ऐसे इन्फ्लेशन अगर 10% हो जाए तो क्या होगा, 11 हो जाए तो क्या होगा, 12 हो जाए तो क्या होगा, 20 हो जाए तो क्या होगा। सेलिंग प्राइस अगर आपने 100 अज्यूम किया तो 101 हो जाए, 102 हो जाए, 103 हो जाए, 98 हो जाए, 96 हो जाए, 90 हो जाए। आप मल्टीपल सिनेरियोज में एनपीवी कैलकुलेशन करके देखते हैं, बिकॉज द कंप्यूटिंग पावर दैट इज अवेलेबल टुडे gives us this flexibility of doing these calculations very easily, and that's called Monte Carlo simulation, जिसको हम बाद में करेंगे। Scenario analysis जो है ना, वो उसका एक छोटा सा बेसिक वर्जन है। Scenario analysis में आप एक बेस केस सिनेरियो लेते हैं, फिर एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक या बेस्ट केस सिनेरियो लेते हैं, और एक वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हैं आप, ठीक है ना। बेसिकली 3 या 5 सिनेरियोज देखते हैं तो वो सिनेरियो एनालिसिस होता है। और अब सेंसिटिविटी इससे भी आप यूँ कहिए कि और बेसिक एनालिसिस है, जिसकी मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी। इनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम क्या देखते हैं, ये बेसिकली कहलाता है वन फैक्टर एट अ टाइम एनालिसिस। वन फैक्टर एट अ टाइम, वन फैक्टर एट अ टाइम एनालिसिस है ये, जिसमें हम एक एक फैक्टर को ये देखते हैं कि व्हाट एडवर्स चेंज इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रॉम माय गिवन अज्यूम्ड फिगर। मैंने अज्यूम किया कि वेरिएबल कॉस्ट ये होगी, सेलिंग प्राइस ये होगी, तो व्हाट एडवर्स चेंज फ्रॉम दैट नंबर विल टर्न माय एनपीवी टू 0, यानी यूँ कहिए कि मैं ब्रेक इवन पोजीशन पे आ जाऊंगा। तो लेट सपोज करें जैसे हम कॉस्टिंग में करते थे, किसी एक साल की मैं बात कर लेता हूँ। कॉस्टिंग में हम जैसे पर एनएम करते थे, एक सेल्स हैं लेट से 100 की, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 65, 35 का आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 20, और फिर 15 का आ गया हमारे पास प्रॉफिट, नो। तो ये देखने के लिए कि अच्छा व्हाट परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस या सेल्स कैन टर्न माय एनपीवी टू 0, इसमें अब आप फिर अज्यूम कर सकते हैं कि वॉल्यूम है 10 और प्राइस है 10, यहाँ वॉल्यूम है 10, प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6.5 एंड सो ऑन। तो हम ये देखते थे अच्छा अगर हमें ये देखना है कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन सेलिंग प्राइस विल टर्न माय एनपीवी टू 0 या प्रॉफिट टू 0, कॉस्टिंग में हम प्रॉफिट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एनपीवी, तो हम ये ब्रेक इवन एनालिसिस करते थे अच्छा कि सेल्स या सेलिंग प्राइस की सेंसिटिविटी अगर हम निकालें तो हम वहाँ ब्रेक इवन कहते थे ऐसे, तो हम कहते थे अच्छा इट्स प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। न्यूमरेटर में हमेशा प्रॉफिट रहेगा, जिसको हम देखना चाहते हैं कि अगर ये 0 हो जाए, और डिनोमिनेटर में जिस फैक्टर की सेंसिटिविटी या ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं उस फैक्टर को रखा जाता है। तो हम कहते थे प्रॉफिट 15 डिवाइड बाय 100 मीन्स 15%।
तो ये परसेंटेज हमें ये बता रही है कि 15% एडवर्स चेंज इन द सेलिंग प्राइस दैट आई हैव अज्यूम्ड कैन टर्न माय एनपीवी या प्रॉफिट टू जीरो, यू नो। तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस 10 से कम हो गए, 15% 10 से कम हो जाए, 10 से 15% कम होने का मतलब 85 हो जाए, यानी 8.5 हो जाए, 10 into 8.5, 15% सेलिंग प्राइस डाउन, राइट, 15%। तो 10 रुपए से कम होकर 8.5 हो जाए, तो ये 85 बन गया, 65, 20 प्रॉफिट निल, नो। So a 15% change in selling price keeping all other factors constant. इसीलिए इसे हम कहते हैं one factor at a time model, right? कि एक फैक्टर एट अ टाइम, कि बाकी सारी चीज़ें क्वांटिटी वही रहे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही रहे, फिक्स कॉस्ट वही रहे, सिर्फ 15% की एडवर्स चेंज इन सेलिंग प्राइस विल टर्न माई एनपीवी या प्रॉफिट टू जीरो। सिमिलरली मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट की निकालना चाहूँगा तो मैं कहूँगा प्रॉफिट डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, which will be 15 divided by 65, so which will mean 23%। 23% की इंक्रीज, कॉस्ट की इंक्रीज प्रॉफिट को जीरो करेगी। एडवर्स चेंज, कॉस्ट की एडवर्स चेंज की इंक्रीज है, सेलिंग प्राइस की एडवर्स चेंज उसकी डिक्रीज है ना। तो अगर अब सेलिंग प्राइस वही 10 रहे, सिर्फ मेरी वेरिएबल कॉस्ट 23% से बढ़ जाए, यानी 6.5 से बढ़ के 6.5 इंटू 1.23, यानी 1 + 23% हो जाए, यानी कितनी बन जाए, यानी 8 रुपये ₹8 पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट बन जाए, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। 100 - 80, 20, 20 निल, राइट। तो आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो ये मॉडल या सेंसिटिविटी एनालिसिस या ब्रेक इवन एनालिसिस हमें क्या बता रहा है कि किस फैक्टर में कितनी एडवर्स चेंज विल रिजल्ट इन अ ब्रेक इवन या ना जीरो प्रॉफिट सिचुएशन। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे हम प्रॉफिट नहीं, हम किस बेसिस पे फैसला करते हैं, हम एनपीवी की बेसिस पे फैसला करते हैं। तो यहाँ जब हम सेंसिटिविटी एनालिसिस, और यहाँ हम सिंपल फिगर्स नहीं लेते, एनपीवी की प्रॉफिट की कैलकुलेशन में सेल्स की, वेरिएबल कॉस्ट की और उसकी अपनी ग्रॉस फिगर्स आती हैं। एनपीवी कैलकुलेशन में सारी फिगर्स की क्या आती है, प्रेजेंट वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ हम जब सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बस इसी चीज़ को, इसी ब्रेक इवन एनालिसिस को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो जब हम यहाँ सेंसिटिविटी ऑफ सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो हम कहेंगे इट इज एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ सेल्स, नॉट जस्ट सेल्स बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सेल्स, क्योंकि एनपीवी में प्रेजेंट वैल्यू गई हुई है। वेरिएबल कॉस्ट की जब हम सेंसिटिविटी निकालेंगे तो एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आएगी। फिक्स कॉस्ट की जब निकालेंगे तो एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ फिक्स कॉस्ट। वॉल्यूम की सेंसिटिविटी जब निकलती है तो वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से निकलती है, एनपीवी डिवाइड बाय पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सो ऑन, राइट। तो यूं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस के टॉपिक को, उसमें कैलकुलेशन फिर हम इसमें सीखते हैं। फिर हम टैक्स के इफेक्ट्स अगर इनकॉर्पोरेट करें तो क्या होगा, उसे सीखते हैं। टैक्स के इफेक्ट्स जब हों तो फिर क्या होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको इस टॉपिक के अंदर करवाई गई है, फिर इसके क्वेश्चंस करवाए गए हैं, पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस का ये एक ओवरव्यू है जिसमें हम ये देख रहे होते हैं कि एक फैक्टर में क्या एडवर्स चेंज आए, इट कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। अच्छा, अब एक छोटी सी बारीक सी बात जो भी यहाँ बताते हैं हम चलें कि ज़ीरो एनपीवी और ज़ीरो प्रॉफिट में फ़र्क है। ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब मुझे कुछ नहीं मिला, और ज़ीरो एनपीवी का मतलब कि मुझे मेरा प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न मिल गया, उससे ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा मिला। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज़ीरो एनपीवी हमारा समझे रेड लाइन है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। और ज़ीरो एनपीवी एंड ज़ीरो प्रॉफिट आर डिफरेंट। ज़ीरो प्रॉफिट का मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला, ज़ीरो एनपीवी का मतलब मुझे मेरा प्रिंसिपल और रिक्वायर्ड रिटर्न मिल गया, उससे ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा मिला, मैंने उससे ज़्यादा कोई सरप्लस या डेफिसिट नहीं हुआ। तो हैविंग सेड दिस, अब मैं आता हूँ कि इसकी यूटिलिटी क्या है। देखें सेंसिटिविटी, हाउ इज इट अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट टूल इस तरीके से, या इसकी यूटिलिटी ऐसे है
कि जब आपने एक एनपीवी एनालिसिस कर लिया और किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आ गई, तो उसके बाद उसी प्रोजेक्ट के जब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस रन करेंगे, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस फैक्टर की कितनी क्रिटिकलिटी है। अब देखें ना, सिर्फ 15% की डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस अगर मेरी एनपीवी को जीरो कर देती है, तो ये मेरे लिए अलार्मिंग बात है, क्योंकि अभी तो मैंने एनपीवी कैलकुलेट किया बेस्ड ऑन द बेस्ट जजमेंट या फोरकास्ट। एक फोरकास्ट है ना कि भाई मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो अगले 5 सालों में 10 सालों में ये मेरी सेलिंग प्राइस होगी, ये क्वांटिटी होगी। और आपको और हमें सबको पता है कि द फोरकास्ट कैन गो वाइल्डली रॉन्ग एज वेल। और बाद औकात यानी 15% सेलिंग प्राइस का डिस्काउंट तो कोई बड़ी चीज़ ही नहीं है। कंपटीशन आता है, आपको 30%, 20% अपनी प्राइस कम करनी पड़ती है। सिर्फ एक कंपटीशन में, प्राइस वॉर में ही आपको 25-30% प्राइस कम करनी पड़ती है। तो अगर आप 15% से ज़्यादा प्राइस कम कर देंगे तो फिर तो आप, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, आप तो नेगेटिव एनपीवी में हो जाएगी, नुकसान में आ जाएगा प्रोजेक्ट। तो फिर आप क्या करें, है ना। तो इसका मतलब ये है कि अब इस सेंसिटिविटी ने क्या कर दिया, आपको पहले से फोरवॉर्न कर दिया कि भाई ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें स्लाइट एडवर्स चेंज विल टर्न योर एनपीवी टू जीरो। सो हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट यू विल बी एबल टू सेल एट दिस, है ना। कितना कॉन्फिडेंस है आपको, अभी असेस कर लें, बजाय इसके कि प्रोजेक्ट करें और फिर सर पकड़ के बैठे हो। तो उससे बेहतर है कि अभी यू रीअसेस योर फोरकास्ट। सो दिस गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू आइडेंटिफाई। अब 100 कॉस्ट और सेलिंग प्राइस की, अब सेल्स भी हो सकता है आपकी, इसके अंदर मल्टीपल लेवल्स की हों, कॉस्ट भी डिफरेंट। ये तो मैंने एक वेरिएबल कॉस्ट पूरी लिख दी। वेरिएबल कॉस्ट के मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फिक्स कॉस्ट के तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। उसमें से आपने 3 या 4 आपको पता चला कि ये तो बड़े क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, इसमें स्लाइड चेंज कैन टर्न माय एनपीवी टू जीरो। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले तो जाएंगे और अपने उन फोरकास्ट को रीअसेस करेंगे कि ये फोरकास्ट कितने कंजर्वेटिव हैं and how confident you are that you will be safely able to realize these numbers। ये करने के बाद फिर आपकी कोशिश, अच्छा आपने असेस कर लिया, आपने कहा हाँ दिस इज अ वेरी रीजनेबल, वो सब प्राइस वॉर वगैरह उस सब को अज्यूम करते हुए इतने पे तो मैं बेच ही दूंगा, ठीक है। तो चले एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि हाँ दिस इज a reasonable figure and you are very confident that you will be able to realize this selling price on an average। कभी कम कभी ज़्यादा, कभी आगे हुआ पीछे हुआ, इतनी रियलाइज हो जाएगी। तो एक कॉन्फिडेंस आपकी रीचेकिंग हो गई, रीअसेसमेंट हो गई इस फोरकास्ट की, क्रिटिकल फैक्टर्स की। दूसरा, अब आपको ये पता है कि ये मेरा क्रिटिकल फैक्टर है, इसमें स्लाइट वेरिएशन कैन ruin माय प्रोजेक्ट। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप इस तरह के क्रिटिकल फैक्टर्स को मिटिगेट, इनके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इन्हें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यू मे देन एक्सप्लोर, जब आपने ये देखा कि अच्छा ये सेलिंग प्राइस एक क्रिटिकल फैक्टर है, यू मे वुड लाइक टू गो टू योर मेजर कस्टमर्स एंड आस्क देम कि जी मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं और हम प्राइस फिक्स करना चाहते हैं, लेट्स से। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी कोशिश होगी कि उन क्रिटिकल फैक्टर्स में वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए किसी तरीके से उन्हें फिक्स कर दिया जाए, कस्टमर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म प्राइसिंग अरेंजमेंट कर लिया जाए। अगर कॉस्ट है आपका एक मेजर जो है ना क्रिटिकल फैक्टर, तो आप कोशिश करेंगे सप्लायर्स के साथ फिर आप प्राइस फिक्स कर लें, है ना, और उनके साथ बैठ के बातचीत करके और उसमें कुछ आप जो है वो कोशिश करें कि उसमें वेरिएशन को मिनिमाइज करें। सो दैट्स द सेकंड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दैट यू विल गेट। फर्स्ट ये यू विल रीअसेस योर फोरकास्ट, द सेकंड इज दैट यू विल ट्राई टू फिक्स द वेरिएबिलिटी अराउंड द क्रिटिकल फैक्टर्स। फिर तीसरा ये, जब आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू वो क्रिटिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाई हो गए, तो वंस द प्रोजेक्ट इज लाइव, है ना, so as management you would like to keep those factors under your radar, ताकि अब आपको पता है कि ये सेलिंग प्राइस और ये कॉस्ट के 2 या 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो मेरे बड़े क्रिटिकल हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनका वीकली रिव्यू करेंगे, हम इनकी डेली एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स निकालेंगे, ताकि अगर कोई इसमें एडवर्स चेंज आ रही हो तो हमें पहले से हम मेंटली तैयार हों कि फिर उसका हम कैसे रेस्पॉन्स करेंगे और कैसे फिर उस एडवर्स चेंज को हम ख़त्म करने के लिए एफर्ट्स करेंगे। So this is how sensitivity analysis helps you. This is how, and this is why it is called a risk management tool, because it helps you mitigate the risk. At first identify critical factors and then mitigate the risk around those. So it's one of the risk management tools that we talked about. Is everybody with me?
अच्छा जी, अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये है कि ये वन फैक्टर एट अ टाइम मॉडल है। हमें पता है प्रैक्टिकली मैनी फैक्टर्स आर इंटरलिंक्ड। अ चेंज इन सेलिंग प्राइस माइट ट्रिगर अ चेंज इन द क्वांटिटी एज वेल। प्राइस आप कम करते हैं, यू मे बी एबल टू सेल मोर वॉल्यूम, राइट? अगर वॉल्यूम प्राइस बढ़ाते हैं आप तो वॉल्यूम पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। समटाइम्स अ चेंज इन कॉस्ट इस मे बी अ पास थ्रू आइटम, तो कॉस्ट में चेंज आ जाए तो उसके साथ साथ हो सकता है सेलिंग प्राइस भी आप बढ़ा दें, राइट? या कॉस्ट कम हो जाए तो सेलिंग प्राइस आप कम कर दें। सो देयर आर इंटरलिंक्ड फैक्टर्स। सेंसिटिविटी एनालिसिस is one factor at a time model. It doesn't help you identify the impact of changes in multiple factors at a time. ये एक फैक्टर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट की आपको परसेंटेज बताता है। फिर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि अच्छा अगर मल्टीपल फैक्टर्स चेंज हों तो क्या होगा, सो दैट्स वेयर वी गो एंड वी डू व्हाट इज कॉल्ड द सिनेरियो एनालिसिस। फिर हम सिनेरियोज बना देते हैं कि अच्छा अगर कॉस्ट भी यूं बढ़ जाए, प्राइस भी कम हो जाए, वॉल्यूम भी यूं नेगेटिव हो जाए, तो हमारा अगर वर्स्ट केस या एक पेसिमिस्टिक सिनेरियो बनाएं, एक या दो तो यूं होंगे, और अगर हम ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बनाएं कि चीज़ें हमारे फेवर में चलती जाएं तो प्राइस भी में पॉजिटिव हो जाए और लेट से क्वांटिटी भी अच्छी हो जाए, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज ना हो, तो ऑप्टिमिस्टिक एक दो सिनेरियो बना के आप देखते हैं। ऑफ कोर्स द मोर ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो यू मेक द मोर पॉजिटिव एनपीवी यू विल गेट। और आपको पेसिमिस्टिक सिनेरियोज में ये पता चलता है कि अगर एडवर्स चेंजेस आए तो विल यू बी स्टिल एबल टू सर्वाइव और नॉट, गिवन मल्टीपल फैक्टर्स अगर हम चेंज करके एक साथ देखें। तो दैट्स वेयर सिनेरियो एनालिसिस हेल्प्स यू। और सिनेरियो एनालिसिस का ही एडवांस्ड वर्जन है जिसे हम कहते हैं मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, जो फिर मैं आपको किसी एक्सेल शीट में वो पूरी रन करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। इज दैट ओके? तो अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में, सेंसिटिविटी एनालिसिस की विथ टैक्सेशन, अगर टैक्स आ जाएगा तो क्या कैसे वर्किंग करेंगे, तो वो फिर कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा है कि मिसिंग फिगर्स इसी एरिया के अंदर को हम कैसे हैंडल करें। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है हमें मिसिंग फिगर्स हेल्प को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। यानी बाज़ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे भी आते हैं, एक क्वेश्चन तो ये ना सिनेरियो दे दिया जाए और कहा जाए एनपीवी कैलकुलेट करें। एक ये कह दिया जाए कि अच्छा बताइए अगर मुझे ये रिटर्न अर्न करना है तो वर्क बैक करके बताइए कि अच्छा मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए या मेरी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए या मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करनी चाहिए टू अचीव दिस प्रॉफिट। तो इफेक्टिवली अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर मुझे 20% रिटर्न अर्न करना है तो बताइए मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूंगा, ये सेलिंग प्राइस होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट होगी, ये और कॉस्ट कंपोनेंट्स होंगे, ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मेरे टैक्स रेट्स हैं, यानी बाकी सारा डेटा बता दिया गया। और आखिर में कहा गया अच्छा अगर 20% रिटर्न अर्न करना है तो बताइए मैं क्या क्वांटिटी मिनिमम सेल करूं। तो इफेक्टिवली उसने आपको ये कह दिया है कि 20% रिटर्न अर्न करने का मतलब अगर मैं 20% को डिस्काउंट रेट बनाऊं और उससे डिस्काउंटिंग करूं और एनपीवी 0 आ जाए तो मुझे एग्जैक्टली 20% का रिटर्न मिल गया, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, ऐसा ही है। तो इफेक्टिवली उसने कहा कि आप डिस्काउंट रेट 20% लें, एनपीवी को 0 कर दें और वर्क बैक करें व्हाट क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी आपको सेल करनी चाहिए। तो अब ये एक मिसिंग फिगर का क्वेश्चन हो गया जिसमें उसने एनपीवी आपको बता दी कि 20% डिस्काउंट रेट पे एनपीवी 0 रखें और वर्क बैक करके क्वांटिटी कैलकुलेट करें। तो अब इसका एक तरीका तो ये है कि वर्क बैक करके, वर्क बैक यानी आप मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर दें। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चन में सेंसिटिविटी एनालिसिस को भी हम यूज़ करके उस क्वांटिटी तक पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते हैं वो भी कैलकुलेशन आपको यहाँ सिखाई गई है ना। जैसे फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, आपसे यूँ कह दिया जाए लेट्स से कि जी ये मेरा डिस्काउंट रेट है 15% और कहा जाए अच्छा मुझे एनपीवी 5 मिलियन चाहिए, तो अब आप 5 मिलियन एनपीवी रख दी आपने, यानी 15% पे मुझे एनपीवी भी 5 मिलियन चाहिए, तो 5 मिलियन एनपीवी रखी, 15% डिस्काउंट। अब बताइए मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो, क्वांटिटी मैं ये सेल कर सकता हूँ। तो ये भी मिसिंग फिगर का क्वेश्चन हो गया कि वी हैव टू वर्क बैक एंड फाइंड आउट प्राइस। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको सेंसिटिविटी, एक तो ये है कि आप अपनी अरिथमेटिक तरीके से वर्क बैक करें और दूसरा ये है कि इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस के थ्रू भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और उस मिसिंग फिगर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं ये बात सिखाई गई है यहाँ पे, और सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे हमें इस तरह की सिचुएशन में हेल्प करती है ये डिस्कशन भी की गई है। ठीक।
ठीक हो गया जी। तो इसीलिए हम इसको साथ यानी हमने मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में कवर किए हैं जो कि ओकेजनली पास पेपर में आते रहे हैं आपके पास। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है आपका, इस बुक में भी आपको नज़र आएगा, जो वॉल्यूम 1 आपको मिल गई होगी, इसके बाद है IRR कैलकुलेशन। इसमें हमने IRR की कैलकुलेशन जो कि आपने सीखी हुई है कैफ लेवल में, उसको रिवाइज करवाया है। फिर हमने NPV IRR कंपैरिजन भी किया है, और फिर हमने पढ़ा है मॉडिफाइड IRR, MIRR, उसकी डिस्कशन भी की है। तो मैं उसका थोड़ा सा आपको फीलर देता हूँ। ये अब वो लेक्चर्स हैं जो अभी अपलोड होंगे, अगर नहीं हुए तो आज हो जाएंगे। मैंने कह दिया था ये और एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस, ये 2 टॉपिक्स के लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। अगर अभी नहीं हुए तो हो जाएंगे आज, या ऑलरेडी हो चुके होंगे या आज हो जाएंगे, जो आपने इस वीक में कवर करने हैं। IRR कैलकुलेशन एंड एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। मैं इन दोनों का आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, और फिर आप ये लेक्चर्स देख के आएंगे, एंड देन नेक्स्ट संडे वी विल डिस्कस दोज इन डिटेल, एंड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे हम उनको आंसर करेंगे। इस दिस राइट, ये सेंसिटिविटी एनालिसिस तक के तो वो लेक्चर्स हैं ना जो आपके पास अपलोडेड हैं।